हेलो फ्रेंड्स, साकार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है लोक प्रशासन। दोस्तों, लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन का हमारे आधुनिक समाज में क्या महत्व है, यानी हमारी आधुनिक शासन व्यवस्था में लोक प्रशासन किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, जैसा कि एल.डी. वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन वास्तव में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय, नियंत्रण और निर्देशन की प्रणाली है। वहीं साइमन ने लोक प्रशासन के बारे में कहा है कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के सहयोग से की जाने वाली क्रिया को लोक प्रशासन कहा जाना चाहिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोक प्रशासन में दो बातें अनिवार्य रूप से जोड़ते हैं कि लोक प्रशासन में लोगों का समूह होता है जो कि एक ढांचागत या ढांचाबद्ध तरीके से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और संगठन के सिद्धांतों के माध्यम से ढांचा तैयार किया जाता है, जैसे कि पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, सत्ता एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत। इन सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों को लेकर के एक संगठन का निर्माण किया जाता है और इस संगठन को किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार चलायमान किया जाता है। यानी कि इस संगठन में काम करने वाले लोग अपने जवाबदेही को पूरा करते हुए, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए हमारे शासन व्यवस्था को ढंग से लागू करने का काम करते हैं और वहीं इस शासन का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से लोक प्रशासन जो है आधुनिक समय में हमारी संवैधानिक शासन व्यवस्था का आधार है। यानी हमारे संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी सरकार काम करती है, उस सरकार के अंतर्गत काम करने वाले लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो कि आम जनता से सरकार और संविधान को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से लोक प्रशासन की भूमिका महती है और लोक प्रशासन के बिना आधुनिक राज्य की कल्पना करना पूरी तरह से असंभव प्रतीत होता है। तो अगर हमको लोक प्रशासन की भूमिका के बारे में बताने के लिए कहा जाए तो हमारे दिमाग में एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आधुनिक समय में हम राज्य या सरकार शब्द का जहां भी इस्तेमाल करते हैं, लोक प्रशासन जो है अनिवार्य रूप से उसके अर्थों में शामिल हो जाता है। यानी अगर हम बात करें कि हमारे देश में एक संवैधानिक शासन, एक संविधान के अनुसार शासन किया जा रहा है, तो इस संविधान के अनुसार होने वाले शासन में एक सरकार चुने जाने की व्यवस्था की गई है, एक शासन किए जाने की व्यवस्था की गई है और ये सरकार और जनता जो है ये आपस में लोक प्रशासन के माध्यम से ही जुड़ते हैं। यानी वास्तव में आम जनता अपनी सरकार और संविधान को उसी नजरिए से देख पाती है जिस नजरिए से लोक प्रशासन काम करता है, जिस तौर तरीकों से, जिस कार्य प्रणालियों का इस्तेमाल करके लोक प्रशासन काम करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनता का सरकार के साथ संबंध वास्तव में लोक प्रशासन के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में वास्तव में किसी देश की सरकार या संविधान के बारे में लोगों का नजरिया लोक प्रशासन के ढांचे और उसमें काम करने वाले लोगों के तौर तरीकों से निर्धारित होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस विभाग में जाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं और आपको अगर कोई तकलीफ है, मान लीजिए आपका पर्स गुम हो गया है और आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, अगर वहां पर आपको अच्छी सुविधा प्रदान की जाती है, आपकी शिकायत सुनी जाती है, उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, तो आप एक ऐसे कर्मचारी से मिल रहे हैं जो कि एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा स्थापित सरकार के अंतर्गत लोक प्रशासन में काम करता है, यानी वो लोक सेवक है और उसके द्वारा अच्छा कार्य किए जाने पर सरकार की और जिस संविधान के द्वारा सरकार स्थापित हुआ है उसकी एक अच्छी छवि आपके मन में बनती है। यानी लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
आइदर मेक्स और डिस्ट्रॉयज द इमेज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की भूमिका को, सरकार की इमेज को बनाने या बिगाड़ने का काम लोक प्रशासन या आपके जनता के साथ जुड़ने वाला एक लोक प्रशासक, एक सामान्य पब्लिक सर्वेंट, एक गवर्नमेंट ऑफिसर कर सकता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति की भूमिका या एक व्यक्ति के रवैये से पूरे व्यवस्था के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो निर्धारित होता हुआ यहाँ पे हमको दिखाई देता है। इसी से पता चलता है कि लोक प्रशासन की भूमिका आधुनिक समाज में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये तो समझने का एक बिंदु था कि किस तरह से लोक प्रशासन हमारे आधुनिक समाज में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है। अब राज्य यानी कि हमारे जो शासन व्यवस्था है उसका हम लोग इवोल्यूशन देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि पुराने समय में राजाओं का शासन हुआ करता था और राजाओं के शासन के समय में राजा के वाक्य ही राज्यादेश हो जाया करते थे और उनको लागू करने के लिए राजा शक्ति का प्रयोग करने से बिल्कुल नहीं चूकता था। और यही वजह है कि उस समय के राज्य को हमने सैन्य राज्य या शक्ति आधारित राज्य कहा है। भारत में प्राचीन काल से ही व्यवस्थित सैन्य राज्यों की कल्पना की गई है, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे पहली बार एक नियंत्रणकारी और व्यवस्थित मौर्य साम्राज्य की परिकल्पना करता है। लेकिन यहां पर भी शासन के आदेशों को लागू करने के लिए जो कर्मचारी स्थापित हैं उनको व्यापक अधिकार दिए गए हैं और वो सैनिक शक्ति के माध्यम से ही कार्य करते हैं। मध्यकाल के इसके बाद सामंतवादी राज्य, मध्यकाल के राज्य और आधुनिक काल में हम ब्रिटिश राज्य को भी देखते हैं तो ये एनफोर्समेंट या अपने सैन्य और पुलिस की भूमिका में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो सैन्य राज्य या पुलिस राज्य की भूमिका हमको दिखाई देती है। द पुलिस स्टेट, जो कि शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छा लोगों पे लागू करने का पूरा प्रयास करता है। आगे चल करके हमको 20वीं शताब्दी में नियामकीय राज्य दिखाई देते हैं, जो कि अपने नियमों की कठोरता के लिए कानूनों के आधार पर हमारे देश में हमारे जनता के ऊपर शासन करते हैं। लोगों को कानून व्यवस्था उपलब्ध कराने, विदेशी खतरों से उनकी रक्षा करने के अलावा राज्यों ने बहुत सीमित जिम्मेदारियां उठाई हैं। यही कारण है कि देशों के अंदर जो सरकारें हैं उनकी इमेज सिर्फ नियामकीय प्रकार की है कि ये कानून बनाते हैं, उसको जनता पे लागू करते हैं और जो कानून तोड़ता है उसको सजा दी जाती है। तो इस तरह से एक तरह से लोगों को सिर्फ नियंत्रित करने का कार्य जो है नियामकीय राज्य के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आधुनिक समय में क्या है कि सरकार की भूमिका बढ़ गई है। सरकार ने लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली है, क्योंकि हमारे आधुनिक और उदारवादी संविधान ने जन कल्याण की अवधारणा को राज्य के या सरकार के सबसे बड़े जिम्मेदारी के रूप में शामिल किया है। तो सरकार इसके लिए अपने संवैधानिक आदर्शों को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाती है। हमारे संविधान के नीति के निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया है। और ये जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा विभिन्न तरह की सुविधाएं, विभिन्न तरह की सेवाएं जनता को प्रदान करने का कार्य करती है। जाहिर सी बात है, सरकार के द्वारा दी जाने वाली इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए किसी न किसी कर्मचारी की नियुक्ति करनी होगी। तो एक संगठन बनाया जाएगा, दक्ष और कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी और इन कर्मचारियों के द्वारा जन कल्याणकारी कार्यों को करके जन कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त किया जाएगा। तो इस तरह से पुराने जमाने से आधुनिक समय आते आते हम लोक प्रशासन की भूमिका में न सिर्फ विस्तार देखते हैं बल्कि उसकी भूमिका में ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़ने का भाव देखते हैं, जनता को सेवा प्रदान करने का भाव देखते हैं। और हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि लोक प्रशासन के व्यवहार से ही आधुनिक समय में सरकार और संविधान के प्रति लोगों का दृष्टिकोण तय होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आधुनिक समाज में या आधुनिक भारतीय समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, ये हमने एक बैकग्राउंड समझा और अगर आपसे इस दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा जाए तो आपको अपने दिमाग खुला रखना है और लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आप शब्दों का
चुनिंदा इस्तेमाल करें और इन्हीं शब्दों के माध्यम से आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो कि आपके आंसर को दूसरों से बेहतर बनाएगा। क्योंकि इस टॉपिक के जो सारे पॉइंट्स हैं वो लगभग सभी लोग जानते हैं। इनके जो फिलोसफिकल बैकग्राउंड मैंने समझाया इसके बारे में भी सब लोग जानते हैं, लेकिन आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द यही वो अंतर पैदा करेंगे जो आपके आंसर को दूसरों से बेहतर बना देंगे। तो सबसे पहली बात, आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का ये महत्व है कि आधुनिक समाज में लोक प्रशासन संविधान के शासन को, संवैधानिक शासन को स्थापित करने का कार्य करता है। तो हम ये देखेंगे कि दुनिया का शायद कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास संविधान ना हो। दुनिया के सभी देशों ने अपनी शासन व्यवस्था को सुस्थापित करने के लिए अपने अपने देश में संविधान का निर्माण किया। भारत का संविधान तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अभी ये संविधान के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था की बात कही गई है, उस शासन व्यवस्था को लागू करने का काम हमारे लोक प्रशासन का है। तो जैसे हमारे देश का एक संविधान है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्श हैं, उसके बाद संविधान के विभिन्न भागों में अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, संघ की सरकार, भाग 6 में राज्यों के सरकार, फिर यूनियन टेरिटरीज, फिर आपके पंचायती राज व्यवस्था। तो विभिन्न तरह के शासन व्यवस्थाओं को हमारे संविधान में समाहित किया गया है। अब ये शासन व्यवस्थाएं लोगों को किस तरह की सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार किस तरह के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, कैसे संगठन बनाता है जो उनके आदेश का पालन करें, और राज्य सरकारें और अन्य सरकारें भी किस तरह के संगठन बनाती हैं जो उनके आदेशों का पालन करें। तो सीधी सी बात है, संविधान के द्वारा स्थापित जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंदर लोक प्रशासन के संगठनों का निर्माण किया जाता है, जो वास्तव में संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने का काम करते हैं, जो संविधान के आदर्शों को लागू करने का काम करते हैं। तो लोक प्रशासन की पहली भूमिका यह है कि लोक प्रशासन संविधान के आदर्शों को, संविधान के अंदर की गई व्यवस्था को, संविधान की व्यवस्थाओं को और संविधान के द्वारा स्थापित प्रणालियों को लागू करने का काम करती है। तो संविधान के आदर्श, जैसे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे संविधान में नीति के निदेशक तत्व दिए गए हैं, जैसे हमारे संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता जैसे आदर्शों की बात की गई है। तो इन संवैधानिक आदर्शों को हासिल करने के लिए हमारी सरकार लोक प्रशासन का सहारा लेती है, और हमारे संविधान के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई है उस शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे सरकार जो है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर संगठनों का निर्माण करती है, और ये संगठन जो है ये संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति में, संवैधानिक प्रणाली की स्थापना में हमारी मदद करते हैं। तो वास्तव में संविधान के आदर्श और संवैधानिक प्रणाली या संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करने में लोक प्रशासन के सिद्धांतों का और संगठनों का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। तो संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमें कुशल, पेशेवर और सभी दृष्टिकोण से दक्ष, स्थायी कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के आदर्श और संविधान की प्रणाली, उसकी व्यवस्था को लागू करने के लिए हमें कुशल, पेशेवर और स्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, जो कि विभिन्न विभागों में, चाहे वो रक्षा विभाग हो, न्याय विभाग हो, पुलिस विभाग हो, चाहे वो भू राजस्व संबंधित विभाग हो, महिला बाल विकास विभाग हो, वित्त मंत्रालय हो, किसी भी विभाग के अंतर्गत काम करने के लिए हमें कुशल, पेशेवर और स्थायी लोगों की जरूरत होती है, जो कि आपका संगठन और प्रबंधन के सिद्धांतों के द्वारा स्थापित, संगठन और प्रबंध के सिद्धांतों द्वारा स्थापित एक स्थायी संगठन के रूप में, एक स्थायी कार्यपालिका के अंग के रूप में कार्य कर सके।
तो ये हम देख रहे हैं कि संवैधानिक आदर्शों और व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए लोक प्रशासन की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत कुशल, पेशेवर और स्थायी कर्मचारियों की हमें जरूरत पड़ती है, जो कि संगठन और प्रबंध के सिद्धांतों पर आधारित महत्वपूर्ण उपकरणों, महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना कर सकें और इन संगठनों के माध्यम से आपका संवैधानिक व्यवस्था को लागू कर सकें। तो ये हमारा पहला बिंदु है। तो संगठन और प्रबंध पे आधारित जो हमारे संगठन तैयार होंगे, जो संगठन के सिद्धांत जैसे हैं आपके पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, सत्ता और उत्तरदायित्व, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण इत्यादि। वहीं प्रबंध की जो तकनीकें हैं जैसे आपका प्रत्यायोजन, समन्वय, निर्णयन, संचार, अभिप्रेरणा, इन सब सिद्धांतों का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने कार्मिकों को कुशल, पेशेवर और स्थायी बना सकते हैं और इनको जो है आपका संवैधानिक आदर्श और व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे संविधान को लागू करने के दौरान हमने सबसे ज्यादा महत्व दिया है कि हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता जो है वो बरकरार रहे। तो हमारे देश में हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की एकता, हमारे देश की एकता और अखंडता, हमारे देश की सुरक्षा, यहां पे सुरक्षा शब्द जो है वो ज्यादा जरूरी है, और हमारे देश में शांति व्यवस्था। तो देखिए, संविधान के अंतर्गत हमारे देश में संप्रभुता, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण जरूरत पड़ती है। लोक प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का बड़ा योगदान है कि ये हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा आंतरिक और बाह्य दबावों से करती है। ये हमारे देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, गुप्तचर सेवाएं हों, चाहे रक्षा सेनाएं हों, चाहे अर्धसैनिक बल हों, ये हमारे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और ये उस संगठन के अंतर्गत काम करते हैं जिस संगठन को जो है हम लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर स्थापित किए हुए हैं। तो हम पेशेवर लोगों को लेते हैं, उनको संगठन में स्थापित करते हैं, जैसे कि सेना और इंटेलिजेंस के संगठनों में, जैसे कि हम सामान्य प्रशासन के संगठनों में उनको स्थापित करते हैं। तो ये हमारे देश की सुरक्षा कार्य करते हैं। ये ऐसा कार्य है जिसके बारे में वाइडनर ने कहा है कि ये कार्य जो है ये सामान्य लोगों के द्वारा किए नहीं जा सकते। पेरी ने कहा है कि कुछ कार्य निजी प्रशासन के लिए नहीं है, ये सुरक्षा का कार्य जो है वो विदेशी अपनी विदेशों में स्थापित अपने जासूसों और हमारी सुरक्षा सेनाओं के हाथ में है। तो यहाँ पे हम लोग निजी प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते। यहाँ पर हमको जनता के प्रति उत्तरदायी और देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध लोगों के समूह की जरूरत पड़ेगी जो आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर संगठित हो और देश की रक्षा कर सके। देश की बाह्य सुरक्षा के साथ साथ देश की आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमारे पुलिस, अर्धसैनिक बल और विभिन्न प्रकार की जो एजेंसियां हैं, स्थानीय प्रशासन, न्याय प्रशासन, ये सब काम करते रहते हैं। तो इस तरह से देश की संप्रभुता की रक्षा, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा और देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम लोक प्रशासन का है। और लोक प्रशासन जो है इन अपने कार्यों के माध्यम से देश की संवैधानिक व्यवस्था के अस्तित्व को बनाए रखने का काम करता है। तो देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम, ताकि लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, देश में संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे, आपका देश की सुरक्षा का काम, देश की संप्रभुता की रक्षा का काम, ये सब काम लोक प्रशासन का है, जो कि देश के संविधान की सुरक्षा के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ा ही जरूरी है। इन चीजों को लागू करने के लिए हमें कानूनों की आवश्यकता होती है, यानी हमारे संविधान की नियामकीय भूमिका को हमारा लोक प्रशासन दिखाता है। तो देखिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें कानूनों की आवश्यकता पड़ती है कि अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करता है उसको सजा दी जाए। सुरक्षा के लिए हमें कानूनों की जरूरत पड़ती है।
आतंकवाद जैसे खतरे से बचने के लिए हमें कानूनों की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आतंकवाद का खतरे से बचने के लिए हमने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया है, जिसमें आपका बिना केस चला या बिना आपका किसी भी प्रकार का सबूत प्रस्तुत किए किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत जेल में बंद किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे देश में देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं। देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश के व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमारी संसद ने विभिन्न कानून बनाए हैं, और संसद के इन कानूनों से सरकार को शक्ति मिलती है कि वो नागरिकों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को विनियमित कर सकें, उनको नियंत्रित कर सकें, उसके लिए नियम बना के लागू कर सकें। और इन नियमों को वास्तव में लागू करने का काम, इन कानूनों के क्रियान्वयन का वास्तविक जिम्मेदारी हमारे लोक प्रशासन के संगठनों पर होता है। उदाहरण, पुलिस, न्याय प्रशासन और इसके अलावा सामान्य प्रशासन। तो हमारे देश में पुलिस, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, विभिन्न प्रकार की नियामकीय संस्थाएं जैसे कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब नियामकीय भूमिकाएं निभाती हैं और इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में देश में व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। तो इस तरह से कानून को लागू करना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोक प्रशासन नियामकीय भूमिका निभाता है। पुलिस से लेकर के आपका आर्थिक विनियमन से लेकर के विभिन्न प्रकार के प्राधिकरणों तक लोक प्रशासन जो है वो नियमों को लागू करने और जनता के जीवन को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए अपनी नियामकीय भूमिका निभाता है, जिससे हमारा आधुनिक जीवन एक बैलेंस में, एक तारतम्य में बना रहता है। तो इस तरह से लोक प्रशासन की नियामकीय भूमिका लोगों के जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखने में, विनियमित बनाए रखने में है, जिससे कि हमारे देश में शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनी रहती है। तो कानून की आपका विधानसभाओं और संसद के द्वारा स्थापित कानूनों को लागू करते हुए विनियमन का कार्य करने के लिए नियामकीय भूमिका निभाने का काम हमारा लोक प्रशासन करता है। अभी हमारे संविधान का हम दूसरा पहलू लेते हैं। हमारे संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि हमारा देश जो है वो एक लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के अंतर्गत, हमारे देश के लोकतंत्र के अंतर्गत प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। तो हमारे देश में लोकतंत्र की वाहक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षक, लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षक के रूप में हम इनको देखते हैं, प्रशासन को देखते हैं। कैसे? तो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण मूल्य है निष्पक्षता, यानी निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए ताकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही आपका सरकार में आए और वो शासन कर सके। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का पहला मूल्य जो है निष्पक्ष चुनाव, उसको संचालित करने के लिए हमारे देश में हमारे संविधान के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो हमारा जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। इसके बाद हमारे विभिन्न जो प्रशासक हैं वो चुनाव आयोग के निर्देश के अंतर्गत निष्पक्ष रूप से चुनाव को संचालित करते हैं। भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव प्रक्रिया है और सबसे निष्पक्ष रूप से संचालित किया जाता है। तो इस तरह से निष्पक्षता के माध्यम से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों में स्थायित्व महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सरकार और जनता को जोड़ने का काम लोक प्रशासन करता है। तो यहाँ पर जनता के प्रति उत्तरदायित्व एक महत्वपूर्ण विषय बनकर के उभरता है कि सरकार जो है, लोकतंत्र के माध्यम से सरकार जनता की जिन इच्छाओं को लागू करना चाहती है उनको लागू करने का काम लोक प्रशासन का है। और लोक प्रशासन जो है सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। सरकार यानी कि जनता की चुनी हुई सरकार कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी योजना जब भी बनाती है तो उससे जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व झलकता है। और ये उत्तरदायित्व जो है वो लोक प्रशासन के कार्यों में भी झलकता है कि सरकार ने अगर मान लीजिए जनता से वादा किया कि हम आपको मुफ्त आवास उपलब्ध कराएंगे और वो करने का काम जो है हमारे सरकारी अधिकारी आवास योजना के अंतर्गत कर रहे हैं, तो समझिए कि वो एक उत्तरदायित्व को दिखाता है। तो इस तरह से हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में निष्पक्षता, उत्तरदायित्व
जनता के साथ संवाद, इन सब के मामलों में जो है आपका लोकतांत्रिक गुणों का ये हमारा रक्षक है। और लोकतंत्र के अंदर में आम जनता और सरकार के बीच ये पुल का कार्य भी करता है, इट ब्रिजेस द गैप। तो देखिए, एक तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षक है, उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है, जनता और सरकार के बीच में ये पुल का काम करता है। यानी अगर सरकार जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को व्यक्त करते हुए कोई नई योजना बनाना चाहती है, कोई कानून लागू करना चाहती है, तो जनता के सरकार के इस उद्देश्य को ये जनता तक पहुंचाते हैं। वहीं जनता को अगर कोई शिकायत है, अगर जनता को कोई समस्या है, तो वो सरकार के सामने अपनी समस्याएं रख सकती हैं। विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जैसे कि सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार का कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इन सब के माध्यम से जनता जो है वो कानूनी रूप से सरकार तक पहुंच सकती है। वहीं लोक सुराज अभियान और मन की बात और ग्रीवांसेस रिड्रेसल के लिए या लोक शिकायत निपटारे के लिए विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय और वेबसाइट्स इत्यादि की व्यवस्था की गई है, कॉल सेंटर्स इत्यादि खोले गए हैं। इन सब का उद्देश्य यही है कि जनता के विचार जो हैं लगातार सरकार तक पहुंचते रहें। तो जनता सीधे अपने मंत्री को फोन नहीं करती है, लोग जो है किसी सरकारी कर्मचारी तक अपनी बात पहुंचाते हैं, अपना एप्लीकेशन पहुंचाते हैं, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस एप्लीकेशन को जो है सरकार तक पहुंचा सके। तो इस तरह से जनता और सरकार के बीच में पुल का कार्य जो है प्रशासन करता है। लोक प्रशासन के अधिकारी लोगों से ओपिनियन लेकर के, लोगों की शिकायतें लेकर के, लोगों की बातें लेकर के सरकार तक पहुंचते हैं और सरकार की योजनाओं को, सरकार के उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वहीं लोकतंत्र के अंदर में हम ये जानते हैं कि हर 5 साल में हमारे देश में चुनाव होते हैं और कभी कभी उससे पहले मध्यावधि भी हो जाते हैं। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र में सरकारें अनिश्चित काल के लिए बनती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, और बदलती सरकारों में लोगों को उनकी सुविधाएं समयबद्ध तरीके से, दक्ष तरीके से मिल पाए, इसके लिए जरूरी यह है कि प्रशासन के अंदर में स्थायित्व और निरंतरता हो। तो लोकतंत्र के अंदर में आपका प्रशासन के स्थायित्व और निरंतरता को, लोगों को सुविधा लगातार उपलब्ध कराते रहने की भावना को लोक प्रशासन ही पूरा कर पाता है। तो लोकतंत्र के अंदर में सरकारें बदल जाती हैं, बदलती सरकारों के बीच प्रशासन वही रहता है। एक बार जो कर्मचारी सिलेक्ट हो गए वो स्थायी रूप से आपका सरकार के लिए काम करते हैं, तो प्रशासन में स्थायित्व तो बना रहता है, भले ही सरकारें बदलती रहें। और लोकतंत्र में बदलती सरकारों के बीच नीतियों में निरंतरता, योजनाओं में निरंतरता को बनाए रखने का काम भी लोक प्रशासन करता है। मतलब अगर पिछली सरकार ने लोगों से वादा किया था कि वो लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराएंगे, या उन्होंने वादा किया था कि वो लोगों को घर या सड़क इत्यादि उपलब्ध कराएंगे, तो अगली सरकार के आने पर वो पुरानी योजनाओं को अपने आप समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि पिछली योजनाएं आगे आने वाली सरकारों के बदलने के बाद भी बहुत हद तक चलती रहेंगी, क्योंकि उन योजनाओं, उन विचारों के पीछे लोक प्रशासन ने बहुत सारा धन और मेहनत इन्वेस्ट किया है, और उसके रिजल्ट्स पे लोगों के जीवन का जो बदलाव है, उनके जीवन का जो विकास है, वो निर्भर कर रहा है। इसीलिए स्थायित्व और निरंतरता सरकार की जो है वो लोक प्रशासन के द्वारा स्थापित की जाती है। मतलब बदलती सरकारों में भी वही व्यक्ति, वही प्रशासक आपके सामने रहेगा, और वही जो है आपकी समस्याओं को दूर करता रहेगा। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर जो सरकार बदल गई है उसकी वजह से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, ऐसा कोई खतरा यहाँ पर नहीं रहता है। तो स्थायित्व और निरंतरता का तत्व, सरकार चाहे कोई भी हो, आपका कलेक्टर वही रहेगा, ऐसी परिस्थितियां ये आपका आधुनिक लोक प्रशासन में पाई जाती हैं। आधुनिक लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि संवैधानिक सरकारें जो हैं ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी होती जा रही हैं, और उस दिशा में जो है काम करने का आपका दृष्टिकोण बढ़ता जा रहा है। तो अगर संविधान के अंतर्गत स्थापित कोई भी सरकार है, तो सरकार का सबसे व्यवहारिक भाग जो है वो होता है लोक प्रशासन। सरकार का सबसे ज्यादा कार्यकारी भाग, जो रिजल्ट ओरिएंटेड पार्ट होता है, वो होता है लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन वास्तव में सरकार का सबसे
कार्यकारी भाग है, सरकार का सबसे कार्यकारी भाग है, सरकार का सबसे व्यवहारिक भाग है। और अपने स्थापित सिद्धांतों और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके, अपने स्थापित सिद्धांतों और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके ये अपने सदस्यों के द्वारा, लोक प्रशासन के अपने सदस्यों के द्वारा ये जो है आपका सरकार की नीतियों को और संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य ये करता है। तो देखिए, लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन की विशेषता ये है, या लोक प्रशासन की भूमिका यह है कि यह सरकार का सबसे कार्यकारी भाग है, ये सबसे व्यवहारिक भाग है। अगर हमारे देश में लोकतंत्र नहीं भी होता तो भी लोक प्रशासन होता। जब हमारे देश में पहले लोकतंत्र नहीं था तो भी लोक प्रशासन था। तो लोकतंत्र ना होने की दशा में भी लोक प्रशासन है, लोकतंत्र होने की दशा में भी लोक प्रशासन है, और शासन की कोई नई प्रणाली हम खोज लें तो वहां भी लोक प्रशासन रहेगा, क्योंकि सरकार की नीतियों को लागू करने का काम लोक प्रशासन का होता है। तो लोक प्रशासन सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाता है, वास्तव में सरकार के लिए यही काम करता है। तो लोक प्रशासन सरकार का सबसे कार्यकारी और व्यवहारिक भाग है। कार्यकारी और व्यवहारिक भाग होने की वजह से लोक प्रशासन जो है वो सरकार को विभिन्न प्रकार के आंकड़े, रिसर्च और विभिन्न प्रकार के आपके दृष्टिकोणों से परामर्श उपलब्ध करा के सरकार की नीतियों के निर्माण का कार्य करता है। तो चूंकि ये व्यवहारिक भाग है, जनता से जुड़ा है, इसलिए सरकार के नीति निर्माण में देखिए, एक कानून होता है, कानून जो विधायिका के द्वारा बनाया जाता है, दूसरा होता है नीति। नीति जो है ये सरकार तय करती है। तो कार्यकारी भाग होने की वजह से लोक प्रशासन जो है वो नीति निर्माण में सरकार को परामर्श उपलब्ध कराता है। यानी नीति निर्माण के लिए जो आंकड़े, जो अध्ययन, रिसर्च और जो परामर्श सरकार को चाहिए, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, सारे विशेषज्ञ इसमें होते नहीं हैं, तो सरकार को नीति निर्माण के मामले में परामर्श देने का काम लोक प्रशासन करता है। सरकार के लिए कई बार नीति निर्माण करने का काम भी लोक प्रशासन करता है। जैसे हमारे देश में नीति आयोग है, ये सरकार को परामर्श उपलब्ध कराता है, लोक प्रशासकों के द्वारा बना है। हमारे देश में वित्त मंत्रालय में है, योजना प्रभाग है, सरकार को परामर्श देता है। विभिन्न मंत्रालय के सेक्रेटरी सरकार को लगातार परामर्श देते रहते हैं। तो इस तरह से नीति निर्माण का कार्य करते हैं। नीतियों को लागू करने के लिए योजना निर्माण का कार्य तो एक्सक्लूसिवली आपका जो है प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। तो नीतियों के तहत विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि सरकार की नीति है कि हमारे देश में सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाए, हैबिटेट फॉर ऑल और हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण किया गया ताकि सब लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाए। इस योजना को कैसे लागू किया जाना है, इसके पैरामीटर्स, इसके नियम जो हैं, ये हमारे प्रशासकों ने विकसित किए हैं, जिस पे हमारी सरकार ने मुहर लगाया है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन वास्तव में हमारे सरकारी अधिकारी यानी कि लोक प्रशासकों के पास होता है। तो योजनाओं का ये क्रियान्वयन करते हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन ये करते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन करते समय संगठन के सिद्धांत जैसे कि पद सोपान आदेश की एकता इत्यादि, प्रबंधन के सिद्धांत जैसे कि संचार, अभिप्रेरणा इत्यादि, उत्तरदायित्व के सिद्धांत और विभिन्न कानूनी प्रारूपों को यहाँ पर जो है लागू किया जाता है। तो लोक प्रशासन जो है सरकार की योजनाओं के निर्माण का कार्य भी करती है और सरकार के नीतियों का और योजनाओं का क्रियान्वयन का कार्य करती है। क्रियान्वयन का कार्य करना लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए लोक प्रशासन जो है वो अत्यंत व्यवहारिक हो जाता है। तो आधुनिक समाज में लोक प्रशासन की मुख्य भूमिका है नीतियों का क्रियान्वयन, योजनाओं का क्रियान्वयन, और इसके लिए ये संगठन के सिद्धांतों, प्रबंधन के सिद्धांतों और आधुनिक तकनीकों का सहारा लेता है। इसके लिए ये पेशेवर, दक्ष और स्थायी कर्मचारियों की सहायता से कार्य करता है और इसकी वजह से आपका विकास का कार्य जो है वो संभव हो पाता है। तो विकास का कार्य इसकी वजह से संभव हो पाता है। और नीतियों के इन क्रियान्वयन की विशेषता ये है कि आपका ये क्रियान्वयन जनता के हितों के हिसाब से ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नीतियों का क्रियान्वयन जो है
ये लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए, जो लक्ष्य पूरा करे। नीतियों का क्रियान्वयन, योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राहकोन्मुखी होना चाहिए। और नीतियों का क्रियान्वयन जो है वो अपनी भूमिका के अनुसार परिणामोन्मुखी भी होना चाहिए। तो देखिए, लोक प्रशासन के कर्मचारी अगर योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, संगठन के सिद्धांतों को बना करके आम जनता तक पहुंच रहे हैं, और लोक प्रशासन के ये कर्मचारी यानी कि सरकार के कर्मचारी लक्ष्यों के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन करें। लक्ष्यों के आधार पर मतलब कि जो टारगेट दिया गया है, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल में आपका टारगेट दिया गया है कि 2023 तक जो है वो लगभग सभी लोगों को घर उपलब्ध कराने का जो है इसमें प्रयास करना है। तो टारगेट के हिसाब से टारगेट ओरिएंटेड लक्ष्योन्मुखी कार्य होना चाहिए, टारगेट फिक्स होना चाहिए, और टारगेट के अंदर में जिन लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करानी है, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल में सभी बेघर लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करानी है। पहले चरण में घुमंतु समुदायों को, दूसरे चरण में जिनके पास कोई घर नहीं है, तीसरे चरण में जिनके पास एक अस्थायी निवास स्थान है। इस तरह से चरणबद्ध तरीके से हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो आम जनता है, वहाँ तक पहुंच होनी चाहिए, प्रशासकों की वहां तक पहुंच होनी चाहिए, कर्मचारियों की, और उनको खुश करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, आम जनता को संतुष्ट करने के लिए ग्राहकोन्मुखी, कस्टमर ओरिएंटेड, स्टेक होल्डर ओरिएंटेड हमारा अप्रोच होना चाहिए, और परिणामोन्मुखी यानी जो लक्ष्य हैं और जिस वर्ग को, जिस जनता के लिए लक्ष्य बनाए गए हैं उसके हिसाब से रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए, परिणामोन्मुखी काम होना चाहिए। तो इस तरह से लोक प्रशासन की भूमिका है कि योजनाओं का क्रियान्वयन लक्ष्योन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी और परिणामोन्मुखी होना चाहिए। तो इस तरह से सरकार जो है वो जनता के लिए नीति निर्माण, योजना और क्रियान्वयन का कार्य करती है, और इसी भूमिका को हम जो है लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से जन कल्याणकारी राज्य की भूमिका कहते हैं। तो इस तरह से जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना लोक प्रशासन जो है वो करता है। तो हमारे संविधान के अंतर्गत जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है ये लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जन कल्याणकारी राज्य के लिए सरकार के व्यवहारिक कार्यों को निर्धारित करने का काम, व्यवहारिक कार्यों को पूरा करने का काम सरकार के व्यवहारिक अंग के रूप में लोक प्रशासन काम करती है। ये नीति निर्माण के लिए आंकड़े और परामर्श उपलब्ध कराती है, विभिन्न योजनाओं का निर्माण करती है जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, और अपनी जनता के कल्याण का जो है ये असेसमेंट करती है। क्रियान्वयन लक्ष्योन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, परिणामोन्मुखी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, अनियमितता और व्यक्तिगत लाभों को यहाँ पर रोके जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जनता के प्रति यहाँ पे जवाबदेही होनी चाहिए। तो जवाबदेही का तत्व जो है आधुनिक लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है, और इस तरह से जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना को ये स्थापित करता है। तो हमारे संविधान के अंतर्गत जन कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को समाजवादी विचार जो उपलब्ध कराया गया है उस आदर्श को हासिल करने के लिए आपका ये लोक प्रशासन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की संप्रभुता, सुरक्षा, शांति व्यवस्था को स्थापित करना महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे लोगों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। कानूनों को लागू करना, नियामकीय भूमिका निभाना महत्वपूर्ण व्यवस्था है लोक प्रशासन की। लोकतंत्र की मूल्यों का रक्षक, जनता और सरकार के बीच में पुल का कार्य, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थायित्व और निरंतरता को बनाए रखना, ये सारे बिंदु जो हैं ये लोक प्रशासन की भूमिका को आधुनिक समाज में स्थापित करते हैं। आधुनिक समाज में लोक प्रशासन जो है उसके अंतर्गत जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो विषय है वो उसको जो है ये आदर्श रूप में लागू करते हैं। तो सरकार के व्यवहारिक पहलू हैं ये, तो इनको जन कल्याणकारी राज्य को हम एक पॉइंट के रूप में ले लेंगे। ये जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, और जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है वो इस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो इस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना में आपका लोक प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा और भी विषय हैं। इन समस्त भूमिकाओं के अलावा हमारा जो लोक प्रशासन है वो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
जब ये आर्थिक दृष्टि से ज़रूरी सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराता है। तो कुछ बेसिक सर्विसेज या एसेंशियल सर्विसेज लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है, जो कि सामान्य रूप से निजी प्रशासन के द्वारा जो है बहुत ही महंगा माना जाता है। जैसे हमारे देश में पहले बांधों का निर्माण जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के द्वारा, सरकार के द्वारा किया गया, लोक प्रशासन के द्वारा किया गया। बांधों का निर्माण इसलिए लोक प्रशासन के द्वारा किया गया, स्टील प्लांट्स का निर्माण इसलिए लोक प्रशासन के द्वारा किया गया, ताकि निजी प्रशासन जो कि निजी क्षेत्र जो कि इस क्षेत्र में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, धन की कमी थी या लाभप्रद नहीं थे, तो इनको जो है ज़्यादा आसानी से किया जा सके। तो वित्तीय दृष्टि से जो अलाभकारी है, लेकिन सामाजिक लाभों की दृष्टि से जो लाभकारी है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कों का निर्माण, पत्तनों का निर्माण, संचार सुविधाओं का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास। तो हमारे देश के अंदर में अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य जो है, आधारभूत संरचना का विकास, ये लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि निजी क्षेत्र के लिए लाभकारी नहीं है। अब हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का कार्य जो है, जो आर्थिक निजी क्षेत्र के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है, ऐसी आधारभूत संरचनाएं, ऐसी सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य जो है ये आपका लोक प्रशासन का है। तो हमारे देश में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण और विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य जो कि निजी क्षेत्र के लिए लाभप्रद नहीं है, निजी क्षेत्र के लिए संभव नहीं है, ऐसी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण और ऐसी सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य जिनका आर्थिक लाभ जो है पर्याप्त नहीं है, जिनका आर्थिक लाभ पर्याप्त नहीं है, जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है, जो आर्थिक दृष्टि से पॉसिबल नहीं है, उनको जो है आपका सामाजिक सेवा के दृष्टिकोण से, सामाजिक सेवा के दृष्टिकोण से उनको उपलब्ध कराना जो है लोक प्रशासन का कार्य है। तो आधुनिक समाज में सामाजिक सेवा या सामाजिक परिलाभों के दृष्टिकोण से और वित्तीय लाभों के विपरीत सामाजिक सेवाएं और आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने का कार्य जो है वो लोक प्रशासन का है। देखिए, एक क्षेत्र में आप रोड बनवाते हैं, रोड से उस क्षेत्र के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगता है, व्यापार बढ़ता है, सेवाएं बढ़ती हैं, तो उस क्षेत्र के लोग जो है समृद्ध हो जाते हैं। लेकिन उस रोड को बनाने के लिए लोगों के पास धन उपलब्ध नहीं है, और इस तरह के आधारभूत संरचना के माध्यम से लोगों का जीवन बेहतर बनाना हो तो ये काम सरकार को करना होगा। सरकार की ओर से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD जो है वो रोड निर्माण का कार्य करती है। तो इस तरह से हमारा जो लोक प्रशासन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ जो निजी प्रशासन है, निजी प्रशासन या वित्तीय संस्थान जो है, निजी प्रशासन या वित्तीय संस्थानों को जो है ये कार्य करने के लिए एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराता है, एक अच्छा जो है वातावरण उपलब्ध कराता है, उपयुक्त वातावरण। तो देखिए, निजी प्रशासन को, निजी लाभ के लिए कार्य करने वाले संगठनों को ये उपयुक्त वातावरण भी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। आधारभूत सेवाएं तो उन्होंने विकसित कर दी, इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां चलेंगी, जैसे कि आपका विभिन्न प्रकार की कंपनियां स्थापित होती हैं। मान लीजिए मोबाइल बनाने वाली ढेर सारी कंपनियां हैं, ये सभी मोबाइल इक्विपमेंट्स का उत्पादन कर रही हैं, तो इनको जो है उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना की ज़रूरत होगी। इनको जो है आपस में इनमें काम करने वाले लेबर्स की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार कानून लगेंगे। इनका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार कानून लगेंगे। आपका आर्थिक दृष्टिकोण से इनका जो खरीद बिक्री है उसको विनियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं और विभिन्न प्रकार के नियमों का जो है क्रियान्वयन करना पड़ेगा। तो निजी प्रशासन को कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण, चेक्स एंड बैलेंसेस, संतुलित व्यवस्था उपलब्ध कराने का कार्य जो है लोक प्रशासन का होता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के नियम लागू करके, विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध करा के उपयुक्त वातावरण निजी प्रशासन को दिया जाता है, ताकि निजी संगठन लाभ के लिए काम कर सकें, उनके लाभ के माध्यम से उनके कर्मचारियों का भला हो और हमारे पूरे देश के नागरिकों का भला हो सके। तो निजी प्रशासन को उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने का काम भी
लोक प्रशासन का होता है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस या अन्य प्रकार के कार्य हम लोक प्रशासन से उम्मीद करते हैं। फॉर एग्जांपल, लोक प्रशासन जो है ये हमारे देश में निजी प्रशासन को उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करा करके आर्थिक विकास का कार्य करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। तो लोक प्रशासन आर्थिक विकास या आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, निजी प्रशासन, उपयुक्त वातावरण, आर्थिक विकास। लोक प्रशासन जो है वो आपका सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम है। देखिए, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं लोक प्रशासन ने उपलब्ध कराई। इन सामाजिक सेवाओं की वजह से आपका जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, ये सारी सामाजिक सेवाएं लोक प्रशासन उपलब्ध करा रहा है। तो देखिए, हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स पे जो एजुकेशन मिला है, उस एजुकेशन की वजह से हमारे समाज की कुरीतियां दूर हो रही हैं। उस एजुकेशन की वजह से नारी सशक्तिकरण आ रहा है। उस एजुकेशन की वजह से लोगों के सोचने का नज़रिया बदला है और लोग जो है संकीर्ण विचारधारा को फॉलो करने के बजाय आधुनिक जीवन को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के इम्प्रूव होने की वजह से लोगों की आजीविका बेहतर हुई, उनके काम करने की क्षमता बढ़ी है और अब लोग जो है ज़्यादा बेहतर जीवन जी पा रहे हैं। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न सेवाओं का बड़ा योगदान है, जो कि हमको आधुनिक जीवन जीने का मौका प्रदान कर रहे। दूसरे देशों के नागरिकों जैसा ही बेहतरीन श्रेष्ठ जीवन जीने का मौका हमें इस अपने देश के लोक प्रशासन के माध्यम से मिलता है। तो सामाजिक परिवर्तन का ये साधन है, आर्थिक विकास का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये साधन है। इसके अलावा हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे देश में सभ्यता, संस्कृति, कला इत्यादि का संरक्षण लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश की महान संस्कृति है, हमारे देश में महान लोग हुए हैं, महान ज्ञानी लोग हुए हैं। इन लोगों ने हमारे लिए जो ग्रंथ छोड़े हैं, जो बिल्डिंग्स बनवाए हैं, जो विभिन्न स्मारकों का निर्माण कराया, ये सब हमारे देश की धरोहर है। तो हमारे देश की संस्कृति और कला का संरक्षण करने का काम भी लोक प्रशासन के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है, क्योंकि यह हमेशा आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद नहीं होता। निजी प्रशासन इसमें हमेशा इन्वेस्ट नहीं करता है। तो क्या है कि संस्कृति और कला का संरक्षण करने के लिए देखिए, हमारे देश में पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया है, जो कि सरकारी संगठन है, लोक प्रशासन का ही एक स्वरूप है। हमारे देश में कलाओं के संरक्षण के लिए ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी इत्यादि संस्थाओं की स्थापना की है। ये भी लोक प्रशासन का एक उदाहरण है। तो इस तरह से संस्कृति और कला का संरक्षण करना जो है लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है। आधुनिक समय में बदलते सिनेरियो में पर्यावरण का संरक्षण, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि लोक प्रशासन के द्वारा पूरी की जाती है। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण हमेशा निजी क्षेत्र के लिए फायदेमंद नहीं होता। नतीजा, लोक प्रशासन को जो है इसमें उतरना पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण मंडल और वन विभाग और विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्रशासनिक संगठन हैं, वो इनकी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक हमारे संवैधानिक व्यवस्था को आदर्श रूप में बनाए रखने में लोक प्रशासन की महती भूमिका है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कहा जाए तो जन कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना और हमारी लोकतंत्र में प्रशासनिक स्थायित्व को बनाए रखना, हमें शांति और व्यवस्था का माहौल उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास के लिए हमें आधारभूत संरचना और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सब लोक प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में गिने जा सकते हैं। और आधुनिक लोक प्रशासन का महत्व जो है वो इस बात से और भी पुख्ता हो जाता है कि हम ये लक्ष्योन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी और परिणामोन्मुखी प्रकार के हैं, जो कि हमारे देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में सक्षम है। तो इस तरह से चाहे आप अनुदार, कंजर्वेटिव, संकीर्ण दृष्टि से आप देखें कि सिर्फ नियमों को लागू करना है तो भी लोक प्रशासन महत्वपूर्ण है, और अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से या प्रगतिशील दृष्टि से देखें तो हमारे देश में आपका जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोगों के जीवन को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से विकसित करना भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं लोक प्रशासन बहुत ही व्यापक और अपरिहार्य है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप खुले दिमाग से सोचें। आपको अपने आसपास जो भी चीज़ें लोक प्रशासन की भूमिका के रूप में दिखाई देती हैं, उन सभी चीज़ों को इन शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करें। ये एक फॉर्मेट है जिसमें मैंने अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को समझाया है। आप चाहें तो इसे दूसरे तरीक़ों से भी लिख सकते हैं।
फेरिस व्हील के रूप में भी इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। इसको मैंने हैंगिंग फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है। आप सीधे पॉइंट्स में भी इसको लिख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे की और जानकारी के लिए जुड़े रहें साकार अकेडमी से।